मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से थोड़ी दूर नीम के पेड़ों से घिरी एक पुरानी कोठी थी। ये कोठी थी पंडित हरिशंकर तिवारी की। वे ना तो इतने अमीर थे कि हवेली में रहते और ना इतने गरीब कि 2 वक्त की रोटी को तरसते। बस एक साधारण संयुक्त परिवार जहां अनुशासन और संस्कारों की डोर कसी थी। इसी कोठी से शुरू होती है 2 बहनों की कहानी। एक थी अंजलि, मानो संस्कारों की देवी। दूसरी थी सोनाली, अहंकार की आग में जलती हुई। बचपन में दोनों गट्टू दोस्त थे। एक ही पलंग पर सोना, एक ही थाली में खाना। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सोनाली के मन में जलन की नहर बहने लगी। गांव की पंचायत से लेकर मंदिर के प्रांगण तक हर जगह अंजलि की प्रशंसा होती। कोई कहता, अरे अंजलि तो देव कन्या जैसी है, राम सीता के जमाने की लड़की। जिसके घर ऐसी बहू आएगी, उसका घर मंदिर बन जाएगा। कोई कहता, सच में शांत और दयालु, जैसे माँ सीता का अवतार हो। ये बातें सोनाली के कानों में जहर घोलती रही। वो मन ही मन जलती, सोचती, मैं भी तो खूबसूरत हूँ, तेज हूँ, फिर सब अंजलि की ही क्यों बड़ाई करें? उसके पास न स्टाइल है, न स्मार्टनेस, फिर भी सब उसी की पूजा करते हैं। अंजलि को सब पता था, पर वो चुप रहती। एक रात को खाना खाते हुए अंजलि ने पिता से हल्के स्वर में कहा, पिताजी, सोनाली के मन में मेरे लिए कुछ जलन सी है। पिता हरिशंकर ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, वो छोटी बहन है, समय लगता है समझने में। तू बस अपने कर्तव्यों में लगी रह, वो अपने आप समझ जाएगी। जल्द ही हरिशंकर ने दोनों बहनों की शादी का ऐलान कर दिया। पहले अंजलि के लिए रजनीश नाम का रिश्ता आया। रजनीश एक साधारण किसान था, जिसके पास 5 बीघा जमीन थी और एक छोटा सा कच्चा मकान था। लेकिन वो ईमानदार, मेहनती और दिल का बहुत साफ था। जैसे ही ये बात सोनाली को पता चली, उसने मुंह बनाते हुए कहा, वाह पिताजी, बड़ी बहन के लिए तो खेतीहर किसान ढूंढ लाए। अब ये सुबह 5 बजे उठकर खेतों में हल जोतेंगी और शाम को थककर गिर जाएंगी। वैसे भी इसे तो मजदूरी करना अच्छा लगता है। परफेक्ट मैच। अंजलि की आंखों में पानी आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। पिता ने सोनाली को टोकते हुए कहा, बेटा, रजनीश गरीब है मगर नेक है, संस्कारी है, मेहनती और ईमानदार है। अंजलि उसके साथ खुश रहेगी। जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सोनाली ने मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ सोनाली के लिए प्रदीप मेहरा नाम का रिश्ता आया। प्रदीप इंदौर में एक बड़े ट्रांसपोर्ट बिजनेस का मालिक था। पक्का बंगला, 2 गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। ये सुनते ही सोनाली के पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसने घमंड से सीना तानते हुए कहा, देखा पिताजी, किस्मत भी जानती है कि कौन किस लायक है। कोई मिट्टी खोदने के लिए पैदा होता है तो कोई सोने की चम्मच लेकर। अब तो अंजलि मुझसे आंखें नहीं मिला पाएगी। हरिशंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भली भांति जानते थे कि समय हर चीज का जवाब देता है। शादी के बाद अंजलि रजनीश के घर आई। छप्पर की छत, मिट्टी की दीवारें, एक टूटी सी रसोई और आंगन में एक पुराना कुआं। अलमारी में कुछ बोरियों में अनाज रखा था। रात को पहली बार अंजलि ने चुपके से आंसू बहाए, पर रजनीश ने उसका हाथ थाम लिया। उसने प्यार से कहा, अंजलि, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फिलहाल सिर्फ मेरा प्यार और मेरी मेहनत है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस आपका साथ चाहिए रजनीश, बाकी सब मिट्टी की मूर्तें हैं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रजनीश ने कहा, चलो, आज रात का खाना मैं बनाता हूँ, तुम आराम करो। अंजलि हंस पड़ी। आप खाना बनाएंगे? कैसे? रजनीश ने मुस्कुरा कर कहा, आज मैं अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, बस देखती रहो। और उसने चूल्हा जलाया, सब्जी पकाई और अपने हाथों से अंजलि को खाना खिलाया। उस रात
अंजलि को लगा कि उसने सही चुना है। दूसरी तरफ सोनाली ने प्रदीप के बंगले में कदम रखा। संगमरमर के फर्श, झूमर, एसी रूम, बगीचा, सब कुछ शानदार था। उसने तुरंत नौकरानी राधा को आदेश सुनाए। राधा, मेरे रूम में हवा ठीक नहीं है और कल से मुझे सुबह 7 बजे ग्रीन टी चाहिए, बिल्कुल गुनगुनी। अगर देर हुई तो सीधा बोनस कटेगा, समझी? राधा ने डरते हुए कहा। जी छोटी मालकिन। फिर उसने दूसरे नौकर से कहा, अरे मेरे लिए नारियल पानी लाओ और देखना बिल्कुल ठंडा हो। कुछ ही महीनों में सोनाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो रानी बनकर रहना चाहती थी। एक दिन वो नहाकर बाहर आई और सिर पर पल्लू रखना भूल गई। उसकी सास सरिता ने देख लिया। सरिता ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है उसके तौर तरीके होते हैं। तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू है। कम से कम मर्यादा का ख्याल तो रख। सोनाली ने झेंपते हुए कहा, माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। सास ने तीखे स्वर में कहा, क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी लड़की से मेरे बेटे की शादी कर दी। गरीब गंवार कहीं के। ये सुनकर सोनाली का दिल टूट गया, लेकिन अहंकार ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। वो सोचने लगी, मुझे सब कुछ मिल रहा है, प्यार और इज्जत क्या चीज है। कुछ महीने बाद तीज का त्योहार आया। दोनों बहनें अपने पिता के घर पहुंची। अंजलि ने एक सादी सूती साड़ी पहनी थी, तो सोनाली ने रेशमी लहंगा, हीरे के झुमके और एक महंगा ब्रांडेड बैग पकड़ रखा था। गांव की महिलाएं तीज की थाली सजा रही थी। सोनाली ने ताना मारने के अंदाज में कहा, कैसी हो अंजलि? रजनीश जी अब भी हल चलाते हैं या तुम भी उनके साथ खेतों में जुटती हो? मैं तो भूल ही गई थी कि खाने के लाले पड़े होंगे तुम्हारे, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? अंजलि ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ खेत जाते हैं, हल नहीं पर संकल्प जरूर जोतते हैं। रजनीश बहुत प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। सोनाली ने जोर से हंसते हुए कहा, संकल्प से पेट नहीं भरता बहन, शादी करके भी तो संत बनी रहेगी। अंजलि चुप रही, लेकिन उसके दिल में गहरी चोट लगी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, छोटी बहन है, समझ जाएगी। पिता हरिशंकर ने बीच में आकर सोनाली को डांटा। बहुत हो गया, जो है उस पर शुक्र करना सीख। पैसा इंसान नहीं बनाता, इंसान पैसा बनाता है। रजनीश गरीब है, लेकिन उसका दिल अमीर है। सोनाली मुंह बनाकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ गई। इधर अंजलि और रजनीश ने कमाल कर दिया। रजनीश ने एक दिन कहा, अंजलि, अब हम सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें कुछ नया करना होगा। अंजलि ने हौसला बढ़ाया, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। रजनीश ने कहा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लूंगा। हम खेत में ताज़ी सब्जियां और फल उगाएंगे और सीधा शहर के बाजार में बेचेंगे। बिचौलियों को हटाकर हमें 10 गुना मुनाफा होगा। अंजलि ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा विचार है, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। उन्होंने खेत के 3 बीघा को हाइड्रोपोनिक फार्म में बदल दिया, जहां बिना मिट्टी के सब्जियां उगाई जाती थी। गांव के किसी ने भी ये तकनीक नहीं देखी थी। रजनीश रोज सुबह सब्जियां तोड़ता, शहर जाकर दुकान पर बेचता। एक शाम वो बहुत खुश होकर लौटा। उसके हाथ में कई बैग थे। उसने कहा, अंजलि, बाहर तो आओ जरा। अंजलि बाहर आई तो रजनीश ने कहा, पता है, आज मैंने 10,000 रुपए की सब्जियां बेच दी। अगर यूं ही चलता रहा तो हम हर महीने 3 लाख कमा लेंगे। अंजलि की आंखों में
खुशी के आंसू आ गए। रजनीश ने बैग उसके हाथ में देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। अंजलि ने बैग खोला तो उसमें 2 बहुत सुंदर साड़ियां थीं। उसने कहा, ये मेरे लिए? रजनीश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पड़ोसन के लिए है। अंजलि ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, फिर उन्हीं को दे दो, मुझसे बात मत करना। रजनीश ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हारे लिए है। मेरी नजरें तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही नहीं सकती। अंजलि मुस्कुरा दी। उधर सोनाली की जिंदगी उल्टी दिशा में दौड़ रही थी। प्रदीप के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बड़ा घोटाला हो गया। उसका एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया, जिसके लिए उसने कर्ज लेकर भारी निवेश कर दिया था। अब वो बुरी तरह कर्ज में डूब गया। एक रात सोनाली ने प्रदीप से कहा, तुम मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? बस बिजनेस बिजनेस। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्रदीप ने चिढ़कर कहा, औरत हो और औरत बनकर रहो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। सोनाली चुप हो गई। उसे लगा कि वो जिस दौलत पर इतना घमंड कर रही थी, वो उसे एक नौकरानी से भी बदतर स्थिति दे रही है। धीरे धीरे प्रदीप की दुकान बंद हो गई। कर्जदार रोज दरवाजे पर आने लगे। घर के गहने जीवरात बिकने लगे। नौकर चाकर हटा दिए गए। सास सरिता का गुस्सा सोनाली पर टूटने लगा। एक दिन सास ने तीखे स्वर में कहा, अपने मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से कहे कि अपने दामाद की थोड़ी मदद करे, तेरी पति की जान बच जाए। सोनाली ने दबे स्वर में कहा, मम्मी जी, मेरे पिताजी तो साधारण किसान हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से मदद कर पाएंगी? सास ने गुस्से से कहा, हमने तुझसे प्रदीप की शादी करके बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज वो हमारी मदद करते। तू तो बदनसीब लेकर आई है अपने साथ। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। सोनाली रसोई के एक कोने में बैठी रो रही थी। सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे कलमुही, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी कहीं की। प्रदीप चुपचाप दूसरे कमरे में लेटा रहता। उसकी चुप्पी सोनाली के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। अगली सुबह सास ने बेरुखी से कहा, तू अपने मायके चली जा। हमारे पास तुझे पालने के पैसे नहीं हैं। यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं। सोनाली का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। उसने एक छोटी सी गठरी बांधी और बिना कुछ बोले रोते हुए मायके की ओर निकल पड़ी। जब वो अपने पिता के घर पहुंची तो हरिशंकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बेटा सोनाली, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है और तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? सोनाली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनके लिए एक नौकरानी से भी कम थी। मैं बेघर हो गई पिताजी। मैं कहीं की नहीं रही। हरिशंकर ने उसे गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। उन्होंने तुरंत अपनी बड़ी बेटी अंजलि को फोन किया। फोन उठाते ही अंजलि ने कहा, हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? हरिशंकर ने पूरी बात बता दी। अंजलि ने कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी आ रही हूँ। वो अगली बस से आ पहुंची। लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधे सोनाली के कमरे में गई। सोनाली दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। अंजलि ने हल्के व्यंग में कहा, क्या हुआ?
हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी? सोनाली ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप था। वो अचानक उठी और अंजलि के पैरों पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे कर्मों का फल है। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोनाली को उठाया और कस कर गले से लगा लिया। उसने कहा, पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना बड़ी बहन से मार खाएगी। बहनें आपस में लड़ती झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। अगले दिन अंजलि ने रजनीश से बात की। उसने कहा, रजनीश, मैं चाहती हूँ कि सोनाली हमारे साथ काम करे। इससे वो अपने दुख को भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। रजनीश ने बिना किसी सवाल के कहा, ठीक है अंजलि, जैसा तुम चाहो। सोनाली तुम्हारी बहन है, मतलब वो मेरी भी बहन है। सोनाली रजनीश और अंजलि के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, सब्जियों में पानी देना, निराई गुड़ाई करना, सब्जियां तोड़ना और रजनीश के साथ शहर जाकर दुकान पर बेचना। सोनाली के हाथ छिल गए, कमर दुखने लगी। एक दिन शाम को वो टूट गई। उसने रोते हुए कहा, अंजलि, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। अंजलि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हिम्मत मत हार सोनाली, मैंने भी यही सब पहले सीखा था। तू भी सीख जाएगी और एक दिन तेरी कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। जरूरत है तो बस हिम्मत की। धीरे धीरे सोनाली ने मेहनत करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद सोनाली ने अंजलि और रजनीश से कुछ पैसे उधार लिए और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। उसने कहा, बहन, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ। मैं एक छोटा सा ऑर्गेनिक फूड जॉइंट खोलना चाहती हूँ, जहाँ हमारे खेत की ताज़ी सब्जियों से बने व्यंजन मिलेंगे। अंजलि और रजनीश ने उसका पूरा साथ दिया। जल्द ही दोनों बहनों ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया, अंजलि एंड सोनाली ऑर्गेनिक के नाम से। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। लोग दूर दूर से उनके शुद्ध और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने आते थे। जल्द ही सोनाली और अंजलि का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। उनकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर आई। एक दिन प्रदीप हरिशंकर के घर आया। उसकी हालत बदहाल थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते पिताजी, सोनाली कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। हरिशंकर ने गरज कर कहा, अब तुझे सोनाली से क्या काम है? उसे दिए दुख काफी नहीं थे क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? प्रदीप ने विनम्रता से कहा, ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं सोनाली को वापस ले जाना चाहता हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच सही और गलत नहीं समझ पाया। हरिशंकर ने कहा, जो इंसान सही गलत नहीं समझ पाया, उसने मेरी बेटी को सामान की तरह निकाल दिया। मैं उसी के साथ अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? तभी पीछे से अंजलि और सोनाली वहां आ गईं। सोनाली ने कड़े स्वर में कहा, प्रदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रदीप बोला, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। अंजलि ने बीच में कहा, इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि फिर से आ गए? प्रदीप बोला, अंजलि, तुम बीच में मत बोलो, मैं सोनाली से बात कर रहा हूँ। सोनाली ने तीखे स्वर में कहा, मिस्टर प्रदीप, तमीज से बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि आपको आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई?
क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। सोनाली ने व्यंग किया। क्या मजाक है, मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत और शोहरत है तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो, बिन पैंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। प्रदीप बोला, अपनी हद में रहो सोनाली, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। सोनाली ने करारा जवाब दिया। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अब चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। प्रदीप ने गुस्से में कहा। तुम सबको देख लूंगा। सोनाली ने कहा। हाँ हाँ, देख लेना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर बहुत तरक्की की। कुछ समय बाद अंजलि और रजनीश ने सोनाली के लिए एक बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का ढूंढा, कृष्ण, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था, सादगी पसंद और दिल का साफ। सोनाली की शादी कृष्ण से करवा दी गई। कृष्ण ने सोनाली के अतीत को सहजता से स्वीकार किया और उसे नई जिंदगी दी। सोनाली ने अपने पिछले घमंड को पूरी तरह त्याग दिया और एक संतुलित, संस्कारी जीवन जीने लगी। दोनों बहनों ने मिलकर अपने पिता के नाम से एक चैरिटी ट्रस्ट भी शुरू किया, जहां वे गरीब लड़कियों को मुफ्त में व्यावसायिक प्रशिक्षण देती थीं। एक शाम अपने पुराने घर की छत पर बैठकर सोनाली ने अंजलि से कहा, बहन, पैसा तो मैंने सोचा था सब कुछ है, पर तूने मुझे सिखाया कि असली धन तो रिश्ते और संस्कार होते हैं। घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। अंजलि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैंने तुझसे सीखा कि गिरकर उठना भी एक कला है। अब हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बाहर बारिश हो रही थी और कोठी के आंगन में मिट्टी की खुशबू थी। वही मिट्टी जिसे कभी सोनाली ने ठुकराया था, आज उसकी सफलता और सुख की जड़ बन चुकी थी। दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगी, हमेशा के लिए।